दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात कृतिका चौबीसा के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ पर और आप देख रहे हैं हमारे साथ मन की बात कृतिका चौबीसा के साथ। दोस्तों, रामायण ने हमें मर्यादा सिखाई, लेकिन महाभारत ने हमें क्या कुछ सिखाया, इस पर काफ़ी मंथन हुआ। किसी ने कहा महाभारत ने हमें युद्ध सिखाया, किसी ने कहा महाभारत ने हमें स्वाभिमान सिखाया, किसी ने कहा महाभारत ने हमें नारी का सम्मान सिखाया, तो किसी ने कहा महाभारत ने हमें संयम सिखाया। महाभारत का एक अहम किरदार अर्जुन, वो तो आपको याद ही होगा, जिसने उस जमाने में मछली की आंख पर तीर का निशाना साधते हुए ये साबित कर दिया था कि उनसे बेहतर तीरंदाज और कोई नहीं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे कलयुगी महाभारत के अर्जुन जी ने। जी हाँ दोस्तों, ये सांसद इसी लक्ष्य के साथ बने कि उदयपुर जैसे शहर को वो सारी सुख सुविधाएं, वो हक मिल सके जिसका वो वास्तविकता में हकदार है। तो मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से और आपको मुखातिब कराते हैं श्री अर्जुन जी मीणा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। जी कृतिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उदयपुर न्यूज़ से हमारी मुलाकात करवाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आज उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से मेरी मन की बात आप जानने के लिए आए हैं। सर, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते होंगे, तो हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं। जी, वैसे तो मेरा जो पेरेंटल गांव है ऋषभदेव, जो केसरिया जी भगवान हैं, दिगंबरों का, जैनों का जो प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, उसी के पास एक मसारों की ओबरी गांव है जहां ग्रीन मार्बल देश के कोने कोने और विदेशों में जाता है, ग्रीन मार्बल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पहले जब भगवान ऋषभदेव आए तो पहली एक रात मसारों की ओबरी गांव में उन्होंने बिताई, उसके बाद ऋषभदेव आए। ये मेरे गांव की पृष्ठभूमि है। मैंने प्राइमरी और 8वीं मिडिल क्लास तक की पढ़ाई मैंने गांव मसारों की ओबरी में करी और 9th से 11th में उदयपुर आ गया मैं फतेह स्कूल में। और जब मैं कॉमर्स, मेरा वैसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। गांव में साइंस का बड़ा ऐसा था कि नर्स, कंपाउंडर या डॉक्टर बनेगा, तो काफ़ी उस ज़माने में इमेज थी, लेकिन मुझे यहाँ साइंस का सब्जेक्ट मिला नहीं, तो मुझे फिर कॉमर्स दिलाई गई। कॉमर्स पढ़ा मैंने हायर सेकेंडरी यहाँ फतेह स्कूल से किया और मैंने बीकॉम मैं माणिकलाल वर्मा गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से मैंने बीकॉम किया 89 में। और मेरे ऐसा, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे 2 बार सरकारी नौकरी लगी। मैं LIC में असिस्टेंट के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ। एक बार मेवाड़ ग्रामीण आंचलिक बैंक में हुआ, लेकिन मैं गया नहीं। मेरे पिताजी खेती करते थे। हमारे पास उस समय 20 बीघा ज़मीन थी। मेरे पिताजी दादाजी की, पिताजी के 5 भाई हैं, तो अब हमारे पास 5-5 बीघा हो गई। तो खेती के बलबूते ही मुझे पढ़ाया, उन्होंने लिखाया। हम 7 भाई बहन हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, साथ में हम 7 अभी मौजूद। तो परिवार में कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था? नहीं, राजनीति से जुड़े हुए मेरे फूफा जी थे, वो कांग्रेस से 1980 में MLA बन गए थे खेरवाड़ा से, दयार रूपलाल जी परमार। तो लेकिन मेरा राजनीति की तरह कोई मेरा झुकाव नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे जो बुआ के लड़के थे वो उस समय CTO बन गए थे, तहसीलदार बने थे सबसे पहले। तो पिताजी की इच्छा थी कि बेटा भी तहसीलदार बने, तो यही इच्छा थी मेरी भी। मैं फिर 89 ग्रेजुएशन के बाद मैं जयपुर चला गया। 3-4 साल मैंने कोचिंग की वहाँ। हमने सुना है आपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी ट्राई किया। लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिली।
तो मेरे 92 में ही मेरा स्टैटिक्स में सिलेक्शन हो गया। मेरे 91 में मैं बीएड की मैंने, और बीएड करते हुए मेरा इसमें 92 दिसंबर में मेरी पोस्टिंग हो गई ऋषभदेव सीएससी पे स्टैटिकल कंप्यूटर की पोस्ट पे, आपके अपने ही गांव में? जी। और वहाँ से फिर मैंने 13 साल सरकारी नौकरी करी, और 99 में मैंने वाइफ के नाम से, मेरी श्रीमती है मीना मसार, उसके नाम से हमने गैस एजेंसी के लिए अप्लाई किया, और भारत पेट्रोलियम के नाम से, भारत गैस के नाम से एक एजेंसी की हमें मिली सरकारी, और हम लोग फिर सलूमर चले गए। वो भी सरकारी नौकरी में थे, सुपरवाइज़र थी आईसीडीएस में। और 99 में हम सलूमर जाने के बाद हमने वहाँ गैस कनेक्शन लोगों को दिए, सेवा करी गैस कनेक्शन देने के माध्यम से। उस ज़माने में गैस मिलती नहीं थी, बड़ी कालाबाजारी चलती थी, बहुत ही मुश्किल से गैस कनेक्शन मिलते थे। एमपी कोटा से कूपन मिलते थे, उसके माध्यम से प्रायोरिटी लोगों को मिलता था। बाकी लोगों को बड़ा लॉटरी सिस्टम था, और प्रायोरिटी में लगना, लाइन में लगना पड़ता, बड़ी मुश्किलें थी उस ज़माने। 2004 जनवरी को हमने गैस कनेक्शन देना शुरू किया, और 2003 में मुझे भारतीय जनता पार्टी से वहाँ से एमएलए का प्रत्याशी बनाया। तो 2003 से आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी के मिलने के बाद मैंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, और मैं फिर चुनाव लड़ा विधायक का, और 8,772 वोटों से मैं वहाँ से जीता। 5 साल एमएलए रहा। माननीय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल में विधायक रहा। सलूमर से काफ़ी जो कर सकता था मैंने लोगों की सेवा की। और उसके बाद 2009 के चुनाव में मुझे विधायक का टिकट नहीं मिला। फिर मैंने पार्टी का काम किया। मैं नेशनल सेक्रेटरी एसटी मोर्चा, जनजाति मोर्चा का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। मुझे पूरे देश में घूमा, और 2013 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैं काम करता रहा पार्टी में। और 2014 में जब अप्रैल में जब चुनाव हुए तो मुझे उदयपुर से सांसद का टिकट दिया गया पार्टी ने, और तब से अब तक मैं सांसद के रूप में कार्यसेवा कर रहा हूँ। सर, सबका कोई ना कोई आइडल होता है, कोई अपना खुद को उसके जैसा बनाना चाहता है, तो आपका भी कोई ऐसा आइडल रहा हो? आइडियल मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, फल तो उसको ज़रूर मिलेगा। अगर सही दिशा में हम पॉजिटिव सोच के साथ अगर कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और राजनीति में तो कोई न कोई अपना गुरु होना या कोई न कोई अपना आइडल होना ज़रूरी है। तो वसुंधरा राजे ने मुझे, जब मैंने वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्रा 2003 में जब मई में आई थी, 22 मई को, तो मैंने गैस एजेंसी के माध्यम से उनको सिक्कों से तोला था। तो उन्होंने वहीं लोगों से पूछा था, उस समय माननीय गुलाब चंद कटारिया जी रैली का नेतृत्व कर रहे थे, परिवर्तन यात्रा। तो गुलाब जी से परमिशन ली कि हम इनको सिक्कों से तोल सकते हैं। उन्होंने परमिशन दी, और तो तब उन्होंने पूछा ये लड़का कौन है। मैं उस समय 37 वर्ष का था। तो फिर मुझे जयपुर बुलाया गया। उन्होंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, और मेरी वाइफ के नाम से गैस एजेंसी है। इतना ही पूछा, और मुझे 2003 में टिकट मिल गया चुनाव। सर, एक सवाल मेरा ये पूछना चाहती हूँ कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य थे जहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन फिर भी क्या ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से हमें हार का सामना वहाँ करना पड़ा? मैं समझता हूँ कि 200 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में और जनता में जो एक वातावरण बना हुआ था, वो एकदम सरकार के खिलाफ बना हुआ था। मीडिया हो, प्रेस हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब में ये एक वातावरण बना था कि अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। फिर भी 73 हम हारे नहीं हैं, लेकिन हम जीते भी नहीं हैं, तो हमने संघर्ष करके हम बराबर के मुकाम पे हैं। 73 बहुत अच्छी स्थिति में। सर, 3 अहम मुद्दे देखे जा रहे हैं। सबसे पहले मुद्दे पे अगर हम बात करें तो वो मुद्दा है हमारा नोटबंदी का।
जी। 8 नवंबर। जी जी। नवंबर का सीज़न वो होता है जब घरों में शादियां होती है, कई सारी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में इस बात को लेकर भी आक्रोश था। उस पर हालांकि बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं इस चीज़ जी, के, जी, जी। लेकिन क्या मानते हैं आप अपनी नज़र में? देखो कृतिका जी, आपने देखा होगा कि 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा हुई, उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में 2014 में गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ एक कमिटमेंट किया था कि देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है, इसको हम रोकेंगे। और मोदी जी ने अपनी पहली ही कैबिनेट में 26 मई 2014 को जब उन्होंने शपथ ली, तो पहली ही कैबिनेट में उन्होंने ये तय कर लिया, एक SIT का गठन करके काला धन, कालाबाजारी और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसी का एक परिणाम था कि देश में नकली नोटों का इतना चलन हो गया था। जो ये नक्सलवाद है, आतंकवाद है, ये नोटों के माध्यम से पनप रहा था। उस पर अंकुश लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कड़ा कदम उठाया। इससे पहले भी देश लेकिन आपको नहीं लगता कि जनता को उस समय लाइन में लगना पड़ा? घरों में मांगलिक कार्यक्रम थे, तो कैश नहीं था उस टाइम लोगों के पास, तो काफ़ी परेशानियां उन्हें हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने संयम रखते हुए 55 दिन तक लाइन में खड़े रह के अपना काम को, अपने दिनचर्या को उन्होंने चलाया। जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सहयोग किया। निश्चित रूप से, क्योंकि जो देश में कालाबाजारी और भ्रष्टाचार था उसको ख़त्म किया है। और आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि जो वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद पर किसी भी तरह का कोई आरोप हो लेन देन का, किसी भ्रष्टाचार करने का, ये एक प्रयास है। और मैं चैनल के माध्यम से ये जनता को निवेदन भी करना चाहता हूँ कि फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, आप इसमें सहयोग करिएगा। और जो अच्छे काम, जो अच्छे कदम, कड़े कदम जो उठाए हैं, नोटबंदी का हो चाहे GST का हो, ये जो कदम हैं, और जो सर्जिकल स्ट्राइक है, जो सेना का 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हो, प्रधानमंत्री जनधन खाता। सर, क्या कारण रहा कि किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर भी काफ़ी आक्रोश किसानों की तरफ से हमें झेलना पड़ा? कृतिका जी, आपने देखा होगा कि पहली बार कोई सरकार 30 साल बाद तो पहली बार प्योर मेजॉरिटी में एक दल की सरकार बनी है, BJP की सरकार बनी है। ये जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरा, जिस तरह से सरकार काम कर रही है किसानों के लिए, पहली बार स्वर्गीय प्रथम हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, उन्होंने पहली बार सोचा। पहले ज़माने में गाड़ी का बीमा होता था, मकान का बीमा होता, हर चीज़ का बीमा होता, लेकिन फसल का बीमा नहीं होता था। तो NDA की सरकार बनी, अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उन्होंने कुछ फसलों पे बीमा पॉलिसी लाकर उन्होंने फसलों को, किसानों को एक गारंटी देने का, एक सुरक्षा देने का काम किया। और नरेंद्र मोदी ये पहले प्रधानमंत्री है जो सरल किस्तों में 1.5% और 2%, रबी की फसल में 1.5%, खरीफ की फसल में 2%, इस तरह का जो बीमा पॉलिसी सरल किस्तों में, बाकी पर 8% जो पैसा है वो सरकारें जमा कराती है। और जितने उनके एकड़ ज़मीन है उसके आधार पे उनका बीमा होता है। और अगर किसी भी कारण से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अगर फसल नष्ट हो जाती है, तो पूरा का पूरा 1 रुपये का 1 रुपया उस किसान को दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान के इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को। और अभी अभी हमारे जो 1 तारीख को जो बजट पेश हुआ, आपने देखा होगा इतने साल हो गए, इतने साल स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में किसानों को, लेकिन पहली ये सरकार है जो MSP के माध्यम से किसानों के फसल खरीदने का काम कर रही है। पहली बार उन सभी किसान हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको साल में 6,000 रुपये सीधे उनके खाते में जमा होंगे। ये बहुत बड़ी रकम है। इस तरह का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री जी का उदयपुर के संसदीय क्षेत्र की तमाम जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से, और मैं मानता हूँ कि उदयपुर में जो किसान है वो सारे के सारे लघु और सीमांत कृषक है, उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा।
सर एक और बात, अब तक के राजनीति जीवन को आपके कैसा देखते हैं आप? क्या महसूस करते हैं, क्या उपलब्धियां आपने उदयपुर को सौगात के रूप में दी हैं और आगे की क्या रणनीति है आपकी, ये जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा उदयपुर स्मार्ट सिटी में भी है और उदयपुर ऐतिहासिक और जिलों की नगरी है। महाराणा प्रताप और मीराबाई की धरती है। इसका नाम न केवल देश में है, दुनिया में भी उदयपुर को जाना जाता है। प्रधानमंत्री जी ने पहले 20 सिटी में, स्मार्ट सिटी में उदयपुर को लिया। मैं उसके लिए भी इतना छोटा शहर, जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटा शहर है, 5 लाख की आबादी का शहर है, फिर भी इतना सुंदर और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ वायु यातायात के लिए आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जो पहले मात्र 5-6 फ्लाइटें चला करती थी, आज 28 फ्लाइटें चल रही है। आप यहाँ से दिल्ली जाइएगा, मुंबई जाइएगा, कलकत्ता जाइएगा, वाराणसी जाइएगा, सूरत जाइए, अहमदाबाद जाइए, जहाँ कहीं देश के कोने कोने पर आने वाले समय में हमारा एक वादा है कि यहाँ से आपको विदेश की धरती पर भी फ़्लाइट की सेवा सुविधा मिलेगी। और उसी तरह से रेल के मामले में देखिए, कहाँ 2 ट्रेन, मात्र 1 ट्रेन चलती थी, चेतक, और उसके बाद मेवाड़। कांग्रेस के राज में केवल 2 ट्रेनें चलती थी, आज 1820 ट्रेनें। आपने देखा होगा, अभी हम सोमवार को कामाख्या देवी के दर्शन के लिए एक नए तोहफा देने, सोमवार को उसकी शुरुआत करने वाले हैं। कामाख्या देवी के लिए, पाटलिपुत्र के लिए, हरिद्वार के लिए, इंदौर के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए यहाँ की यातायात, रेल यातायात की सुविधा मुहैया इस सरकार ने कराई है। तो यहाँ इस मोदी सरकार के लिए बहुत उपलब्धियाँ है। यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए ब्रॉड गेज की सुविधा के लिए ये लाइन यहाँ से पास से निकल रही है। इसका काम भी लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। स्टेशनों का काम चल रहा है तीव्र गति से, और आने वाले दिसंबर तक मैं समझता हूँ कि ब्रॉड गेज का काम भी पूरा हो जाएगा। बजट की कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा ये 6 लेन हाईवे जो अपना उदयपुर से अहमदाबाद, जो चित्तौड़ से 8 नेशनल हाईवे नंबर 8, और दूसरा हमारा 58E जो नेशनल हाईवे जो यहाँ से झाड़ोल फलासिया होते हुए ईडर निकल जाता है, ये एक वैकल्पिक राजमार्ग हमको मिला है। और बजट की कोई कमी नहीं है। 750 करोड़ का बजट का जो झाड़ोल फलासिया वालों का काम तीव्र गति से चल रहा है। 6 लेन का काम आप देखा होगा, इतना तेज़ गति से चल रहा है। काफ़ी सारी सौगातें इस शहर को मिली है। सर आपने वायु यातायात की बात करी, तो उससे मुझे याद आता है कि आपने मोदी जी से मिलना, प्रधान सेवक से मिलना हर किसी का सपना होता है। जी। तो आपने जो यहाँ के बच्चों को 80% से अधिक जिन बच्चों ने अपने अंक प्राप्त किए हैं, बेटियों ने, उन्हें आपने वहाँ से मिलवाया मोदी जी से, प्रधान सेवक से, तो ये विचार आपके मन में कैसे आया? जी कृतिका जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बात को याद रखा। मैं जब गांव में सरकारी स्कूलों में, बालिका स्कूलों में जब जाता था, तो वहाँ की जो टैलेंट बेटियाँ थी उसको मैंने जब देखा, जब उनके बोर्ड के रिज़ल्ट के बारे में या उनको मोटिवेशन देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को सार्थक करने के लिए मैंने बेटियों को कहा कि जो बेटी 10वीं और 12वीं क्लास में सरकारी स्कूल में, नॉट प्राइवेट, सरकारी स्कूल में जो बेटी हमारे 80% या इससे अधिक अंक लाएगी, उनको मैं प्रधानमंत्री जी से मिलाऊंगा। ये मेरा सपना था और उनका सपने उनको मैंने दिखाए। और उसको सार्थक करने के लिए बेटियां ने 188 वाली 188 बालिका 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक नंबर मेरे संसदीय क्षेत्र में लाई। मैंने उनसे फॉर्मेट, उनके आवेदन आमंत्रित करवाए हमारे DO के माध्यम से, और 188 ने स्वीकृति दी। लेकिन जब फरवरी का महीना था 2017 में, तो उस समय बहुत सारी बेटियों का एग्ज़ाम था, बोर्ड का एग्ज़ाम था, कोई 11वीं में आ गई थी, उनका एग्ज़ाम था, कोई कॉलेज में चली गई थी 12वीं क्लास पास करने, तो उनमें से 63 बालिकाएँ जाने की स्वीकृति दी। हमने यहाँ से रेल से हम उनको ले गए, और आते वक्त हमको मेरे स्वयं के निजी खर्चे से मैं उनको सभी 63 बालिकाएँ और बाकी स्टाफ मिला के 88 लोगों को मैं हवाई जहाज़ से लाया। और मैंने वहाँ जाकर देश के प्रधानमंत्री जी से उनसे मिलाया, उनको कहा ये वो बालिकाएँ, गरीब बालिकाएँ हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएँ हैं। और जो मैंने उनको जो कमिटमेंट किया था कि जो बालिका 80%
नंबर लाएगी उसको मैं आपसे मिलाऊंगा। तो वो बहुत खुश हुए। देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा आप आगे बढ़ो, आपके साथ हम लोग हैं। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बेटियों को बढ़ावा देने का जो सपना था देश का प्रधानमंत्री जी का, एक छोटा सा प्रयास हमने किया और कर दिखाया। आगे भी हमें जब मौका मिलेगा तो इस प्रयास को हम जारी रखेंगे, हम बंद नहीं करेंगे। अर्जुन जी, आपसे ये चर्चा करके हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, आप उदयपुर न्यूज़ के साथ इस संवाद में हमारे साथ शामिल हुए इसके लिए। तो दोस्तों, ये थे अर्जुन जी मीणा, सांसद उदयपुर से। आज मन की बात में इतना ही। कैमरा पर्सन विनोद माली, सहयोगी कमल वसीटा के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।